हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला चैप्टर चल रहा था, जेईई मेंस के क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सर्टेन गैस। एक गैस है एट एसटीपी इज 1500 डी। देखो, किसी गैस का जो मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू आर टी बटे में √2 पाई डी स्क्वायर √2 पाई डी स्क्वायर एन ए एवोगैड्रो नंबर और इनटू में पी। ये होता है मीन फ्री पाथ का बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मीन फ्री पाथ जो दिया है वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ गैस। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो डी है ये डायमीटर है गैस का of molecules while maintaining the standard pressure. The mean free path of the molecule at 373 Kelvin is approximately। देखो यहां से जो ये STP दिया हुआ है, STP का मतलब हो गया टेम्परेचर 273, T1 टेम्परेचर 273 केल्विन और फिर T2 टेम्परेचर। इसका मीन फ्री पाथ 273 पे दिया हुआ है 1500 डी और 373 पे पूछा है कि बताओ कितना होगा। ओके, तो कितना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ये साफ पता चल रहा है हमें। देखो ये सब आर कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डी जो डायमीटर है वो भी कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, प्रेशर भी यहाँ पे कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड प्रेशर दे रखा है। तो इसका मतलब तो साफ यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो लैम्डा है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ये जो लैम्डा है मतलब मीन फ्री पाथ है जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां से अगर फॉर्मूला बनाए तो ये आ जाएगा λ1 बटे λ2 बराबर T1 बटे T2। ये आ जाएगा आपका। अब λ1 की वैल्यू जब टेम्परेचर 273 है उस टाइम पे λ1 कितना दे रखा 1500 डी और T2 टेम्परेचर पे λ2 पूछा है। तो रखो उठा के, λ1 हो गया 1500 डी बटे में λ2 इक्वल्स टू में T1 बटे T2, तो ये आ जाएगा 273 और बटे में 373। इसको उठा के मल्टीप्लाई कर लो, λ2 की वैल्यू निकाल लो तो वो आ जाएगी 1500 डी इंटू में 373 और बटे में 273। बिल्कुल आसान है। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं इसमें मीन फ्री पाथ में। तो पहले मीन फ्री पाथ कितना था जब उसका टेम्परेचर 273 था, मतलब 273 था, और अब मीन फ्री पाथ कितना है जब उसका टेम्परेचर 373 है। तो बस इस फॉर्मूले से निकाल लो, जरा कैलकुलेटर का यूज करके निकाल लेते हैं। ये अप्रोक्स आ रहा है 2049.45 डी। अब देखो अप्रोक्स में पूछा है उसने तो ये 0.45 छोड़ दो, बस आंसर लिख दो 2049 डी। ऑप्शन चेक कर लो, 2049 डी अप्रोक्स में आ गया ये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बहुत आसान सा सवाल था, बस मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये होता है। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं हो गई। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं, जरा समझते हैं क्या दिया है। इन्होंने दिया है मैचिंग लिस्ट का सवाल है और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है। मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? तो भाई साहब मोनो एटॉमिक गैस कैसी होती थी? सिंगल एटम वाली जो गैस है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? F 3 होते हैं। और तीनों कैसे होते हैं? ट्रांसलेशनल। तो इसका मतलब 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ए से पहले वाले से कनेक्ट हो गए, तो पहले से कनेक्ट हो गए। अब फिर है पॉली एटॉमिक गैस, रिजिड एटॉमिक, डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस के याद करो जिसमें 2 एटम होते थे। डाई एटॉमिक गैस अगर रिजिड है, रिजिड का मतलब हिल नहीं सकती,
वाइब्रेट नहीं हो सकती, बस ऐसे कह लो। तो उसके पास कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5, 5 होती है। कैसे कैसे? 3 तो होती हैं उसमें ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, और 2 होती है उसमें रोटेशनल। ठीक है, तो 5। तो देख लो इसका ऑप्शन कौन सा है रिजिड डाइएटोमिक गैस के लिए। तो 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल। तो ये हो गया इसका ऑप्शन, हो गया इसके साथ बी की मैचिंग हो गई 3 के साथ। फिर अगला नॉन रिजिड डाइएटोमिक। डाइएटोमिक तो है लेकिन नॉन रिजिड है इस बार। जो नॉन रिजिड होता है ना, उसका मतलब वो वाइब्रेशन कर सकता है। तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 5। मतलब ऐसे समझो, 3 तो होते हैं ट्रांसलेशनल, 2 होते हैं रोटेशनल, वो तो पढ़े ही हमने, ये पहले भी देख लिया डायटोमिक गैस में। लेकिन उसमें एक होता है वाइब्रेशनल, 1 होता है वाइब्रेशनल। तो ये है ट्रांसलेशनल 3, 2 है रोटेशनल और 1 है वाइब्रेशनल। तो इसका देखो किससे बन रहा है, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल। ये है नॉन रिजिड गैस। ठीक, फिर है अगला, बस अब तो एक ही बचा। 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड मोर देन 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं पॉली एटॉमिक के पास। ये तो ए का फर्स्ट के साथ, फिर बी का हो गया थर्ड के साथ। तो ए का फर्स्ट के साथ, बी का थर्ड के साथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमें पूरी नॉलेज ये होनी चाहिए कि आखिरकार जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं किसके कितने होते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है जरा समझते हैं। एक गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो, एक गैस का मिक्सचर है, उसमें 2 मोल्स तो हैं ऑक्सीजन के एंड 4 मोल्स उसमें नियोन के हैं। ठीक है, टेम्परेचर उसका T है। ओके, सारे वाइब्रेशनल मोड नेग्लेक्ट कर दो, मतलब सीधी सी बात, उसमें किसी तरीके की कोई वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है, या ये कह लो कि उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में वाइब्रेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई आपको नहीं लेनी है। अब इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है। एक बात सोचो, इसके अंदर 2 गैस है, पहली गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी U1 मान लो, दूसरी गैस की U2 मान लो, और दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो टोटल आ जाएगी U1 प्लस U2। अब U1 कैसे निकालेंगे? तो किसी भी गैस के लिए अगर उसकी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो तो वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बटे 2 और इनटू में RT, NRT, NRT। तो पहली गैस क्या है? O2 है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है? डाई एटोमिक। डाई एटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता था? F 5 होता था। तो 5/2, N कितने मोल्स हैं इसके? 2 मोल्स, तो इनटू में 2, इनटू में RT, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5RT। फिर U2, ये है F/2, फिर से NRT, वही फॉर्मूला। इस बार कौन है? नियोन है, तो नियोन के डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉली, ये कौन से है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता था? वो होता था सर 3, तो 3/2 इनटू में N, कितने मोल्स हैं इसके? 4, और इनटू RT, ये इससे काटा 2, 2 इंटू 3 हो गया 6RT। दोनों को ऐड कर दो, 11RT इसका टोटल, ये आ गई इंटरनल एनर्जी, U टोटल आ गई है। हमारा आंसर हो गया 11RT। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बच्चों। देखो कितना आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ो, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए यार। चलिए बच्चों, अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। द नंबर ऑफ एयर मोलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 इंटू 10⁻19 टू 12 इंटू 10⁻19। एयर मोलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं? तो पहले तो थे 3 इंटू 10⁻19
मोलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कितने हैं, बढ़ा दिया आपने, इंक्रीज कर दिए, तो 12 इंटू 10⁻19 मोलिक्यूल्स इन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले जो ये आपस में टकरा रहे थे उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी का रेशो पहले और बाद में कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हो गया पहले का। तो मान लो पहले की कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी F1 और बाद में हो गई F2, तो उसका जो रेशो, यही तो पूछा, रेशो ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर द इंक्रीज इन नंबर रेस्पेक्टिवली, कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो पहले की कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, पहले की कोलिजन फ्रीक्वेंसी F1 मान लेते हैं और फिर बाद की कोलिजन फ्रीक्वेंसी F2 मान लेते हैं। देखो जब मॉलिक्यूल्स पहले समझो कम थे तो उन वो आपस में टकरा रहे होंगे, कम टकरा रहे होंगे। जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा भर दिया आपने तो वो मॉलिक्यूल्स अपने आप में अब ज्यादा टकरा रहे होंगे, तो उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी का रेशो निकालना है। अब रेशो किसका किसका निकालना है, बिफोर मतलब पहले वाली का, एंड आफ्टर बाद वाली का। तो पहले वाली कौन है, F1, और बाद वाली कौन है, F2। तो F1/F2 का रेशो चाहिए हमें, ये है हमारा सवाल। अब पहले तो आपको ये बताएं कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकलती कैसे है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए एक बात सोचो, पूरा समझा दूं, सुनो। तो एक मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ, ये यहां से दूसरे मॉलिक्यूल से यहां तक जान टकराएगा, तो यहां से यहां तक ये कितना रास्ता कवर करता है, उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ लैम्डा। अब ये यहां से यहां तक जाने में, टकराने में, मान लो t=0 से चला और t टाइम पे यहां जाके टकराया, तो इसके यहां से यहां तक जाने का, टकराने का जो समय होगा, टाइम होगा, वो हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस मॉलिक्यूल की कितनी स्पीड है v, और डिस्टेंस इसने यहां से यहां तक कितनी कवर की, लैम्डा। तो एक कोलिजन होने का टाइम आ गया है कि एक कोलिजन होने का टाइम। अब फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, एक कोलिजन का जो टाइम होता है उसका उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आ गई v/लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब लैम्डा याद होगा आपको, मीन फ्री पाथ। लैम्डा जो होता था वो होता था मीन फ्री पाथ। वो कितना होता था, उसके लिए फॉर्मूला बताओ। तो 1 में √2πd² इंटू में n। एक तो ये फॉर्मूला, अरे एक और फॉर्मूला था वो भी इसी से बना है, जो मैंने सबसे पहले आज के सवाल में कराया था। तो ये क्या है, d तो है मॉलिक्यूल का डायामीटर, और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो भी फॉर्मूला इसी से बना था, वो भी मान लो, चाहिए इसे मान लो, एक ही बात है। तो लैम्डा की वैल्यू उठा के सर यहाँ रख दो, लैम्डा की वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा v/लैम्डा को कह लो √2πd²n, 1 में, ये पूरा 1 में है। अब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा √2πd²n इंटू में v। लो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हो तो ये किस बात पे डिपेंड कर रही, √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डायामीटर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदल रहे हैं, देखो n1 से n2 हो गए, वेलोसिटी तो मॉलिक्यूल्स की कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है किसके, n के। इसका मतलब उनके जो टकराने की फ्रीक्वेंसी है मॉलिक्यूल्स के आपस में, वो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। तो क्या मैं यहाँ F1/F2 बराबर n1/n2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब F1/F2 की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो n1/n2 आ गई। n1 कितना था, 3 × 10⁻19, और n2 कितना था, 12 × 10⁻19। 10⁻19 कट गया, 3 से 12 काट लो, 1/4, इसको इससे रेशो करेंगे तो 0.25 आ गया। ये आ गया आपका F1/F2 का आंसर, और आंसर इज बी इज करेक्ट। यार बहुत आसान था, लेकिन
इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए कि किस फ्रीक्वेंसी से आपस में टकराएंगे, तो फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कभी कभी लगता है कि जेईई मेन वाले इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे देते हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन गामा इज इक्वल टू होता है सीपी बटे सीवी, सबको पता है सीपी बटे सीवी होता है, एंड टेम्परेचर टी के बीच में और गामा के बीच में इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो मैं आपको बताऊं, गामा का फॉर्मूला सीपी बटे सीवी होता है, या एक और होता है 1+2 बटे एफ। एफ को कहते थे यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा देखो किसी भी तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, कोई फॉर्मूला इसका ऐसा नहीं है जिसमें टेम्परेचर पे डिपेंड करता हो। गामा बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, किसी भी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा उसका गामा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे करता है, टेम्परेचर से तो इंडिपेंडेंट होता है। तो आप यहां कह सकते हो गामा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता तो इसका मतलब गामा टेम्परेचर की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल होगा, 0। देखो √2 के प्रोपोर्शनल है, 1/√2 के गलत है। गामा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो गामा टेम्परेचर की कितनी पावर पे डिपेंड करता है ये समझ लो। तो गामा करता है टेम्परेचर की 0 पावर पे डिपेंड। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। गामा के लिए याद रखो, गामा किसी भी गैस की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है, ना कि टेम्परेचर पे या प्रेशर वगैरह पे, किसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत अच्छा रहा, क्वेश्चन बढ़िया थे, आसान थे, एक आध थोड़ा सा ठीक था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो, साथ साथ लगे रहो, क्वेश्चन डेली का डेली करो। पेंडिंग नहीं करना है, पेंडिंग छोड़ोगे तो प्रैक्टिस से दूर होते चले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ करते जाना है। चलिए ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।